स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल सोल ऑफ साइंस में। तो आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इलास्टिसिटी होता क्या है, ठीक है, इलास्टिक लिमिट क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, और स्ट्रेस के टाइप क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो है वो है हमारा इलास्टिसिटी। तो देखिए इलास्टिसिटी क्या होता है, पहले मैं उसे आपको समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक कलम है, ठीक है, मैं इसे मोड़ता हूँ, ठीक है, ये बेंड किया, पर मैं जैसे ही इसे फोर्स हटाऊंगा ये वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो इलास्टिसिटी को भी हम कुछ इसी तरह डिफाइन करते हैं कि इलास्टिसिटी जो है वो है द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस ड्यू टू विच इट रीगेन इट्स ओरिजिनल कंडीशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। चाहे वो आपका ऑब्जेक्ट आयरन हो, ठीक है, लोहा, स्प्रिंग हो, ठीक है, रबर हो, आप उससे जैसे ही फोर्स हटाओगे वो जो है अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए कि यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स, मैंने एक वर्ड यूज़ किया है। डिफॉर्मिंग फोर्स वह फोर्स होता है जो कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके शेप एंड साइज़ को चेंज करने के लिए। यहाँ पर देखिए, इस इमेज से हम इलास्टिसिटी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने इसमें फोर्स अप्लाइड किया, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स को ही हम कहते हैं अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो वो जो है उसके लेंथ में इंक्रीज आ गया। तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अपने साइज़ को वापस मतलब गेन करने की कोशिश करेगा, जिसके लिए वो जो है उसके हम जो फोर्स लगाएंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो सिस्टम द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया जाता है अपने शेप को वापस लाने के लिए, ठीक है। तो यही होता है इलास्टिसिटी। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस ड्यू टू विच इट रीगेन इट्स ओरिजिनल कंडीशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी कि ये एक प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस की जिसके कारण वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन करता है जब हम उससे डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि इलास्टिक लिमिट जो है वो क्या होता है। इलास्टिक लिमिट, द मैक्सिमम एक्सटेंट टू विच A solid may be stretched without permanent alteration of size और shape, ठीक है। अल्टरेशन मतलब होता है चेंज, यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लेते हैं ये पेन जो है, मैं उसे एक लिमिट तक ही बेंड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इससे ज़्यादा इसे बेंड करूँ तो ये जो है ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और मैं अगर इस कंडीशन में इसे छोड़ दूँ तो ये वापस अपने शेप को गेन कर लेगा। यानी कि हम जो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं जिसके हटाने के बाद वो ऑब्जेक्ट जो है अपने शेप को वापस गेन कर ले, वही जो फोर्स का लिमिट है वही होता है इलास्टिक लिमिट, ठीक है। अगर हम इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट ब्रेक हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। और अगर उससे इलास्टिक लिमिट से पहले अगर हम उसे छोड़ देंगे तो वो जो है वापस अपने शेप को गेन कर लेगा, ठीक है। The maximum extent to which a solid may be stretched without permanent alteration of size or shape। तो यही होता है इलास्टिक लिमिट। तो अब देखते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। देखिए, इट इज़ रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये क्या है, एक रिस्टोरिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया। मान लेते हैं आपने मैंने उस कलम को बेंड किया, या आप मानते हैं एक रबर को जो है खींचते हैं, ठीक है, तो वो रबर के साइज़ में चेंज आता है, ठीक है, वो उसके लेंथ में चेंज आता है, तो वो जो है वापस अपने पोजीशन को लेने की कोशिश करेगा, ठीक है, वापस जो है वो मेरे फोर्स का अपोज करेगा, ठीक है। तो उसमें के लिए वो करेगा क्या कि वो अपने अंदर जो है एक यूनिट एरिया में एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, पर यूनिट एरिया में। तो वही फोर्स जो होता है वो होता है स्ट्रेस। यानी कि वो एक यूनिट एरिया में, मान लेते हैं हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, मैंने इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स किया, तो एक यूनिट एरिया में ये जो फोर्स लगाएगा अपने शेप को वापस लाने के लिए, वही आपका कहलाएगा स्ट्रेस। इसे हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। अब देखिए इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या हमें यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर टू द पावर -2, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को, ठीक है। तो
तो अब देखिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। स्ट्रेस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस होता क्या है? इफ़ डिफॉर्मिंग फोर्स इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट देन इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। यानी कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो जो फोर्स है वो उसके सरफेस के नॉर्मल है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रबर है और आप उस रबर को प्रेस कर रहे हो या पुल कर रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो उसके सरफेस के नॉर्मल कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारा स्ट्रेस होगा वो होगा नॉर्मल स्ट्रेस। तो यहाँ पर दो कंडीशन आता है नॉर्मल स्ट्रेस में। पहला तो हो गया टेंसाइल, कि हम जो है उसे पुल करते हैं, ठीक है, यानी कि खींचते हैं। तो अगर हम खींचेंगे यानी कि उस ऑब्जेक्ट के आउटसाइड फोर्स लगाएंगे, उस कंडीशन में क्या होगा? व्हेन नॉर्मल स्ट्रेस इज यूज टू इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट देन इट इज़ कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। यानी कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर देखिए मैंने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, इसकी लेंथ में इंक्रीज़ हो गया। मैं फोर्स क्या कर रहा हूँ? आउटसाइड लगा रहा हूँ, डिफॉर्मिंग फोर्स आउटसाइड है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के। उस कंडीशन में इसके लेंथ में इंक्रीज होता है, और जब लेंथ में इंक्रीज होगा और फोर्स नॉर्मल होगा तो उस कंडीशन में जो होगा हमारा स्ट्रेस वो होगा नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, या टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरा जो है वो है कंप्रेसिव, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है? अगर हम नॉर्मल जो है उसमें फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और उसके लेंथ में डाउन आ रहा है यानी घट रहा है, उसका लेंथ जो है वो घट रहा है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि उसका जो स्ट्रेस है वो होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। कैसे? देखिए अगर आपके पास कोई रबर है, यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स को आउटसाइड लगा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर फोर्स को इस तरह से मैं लगाता, ठीक है, तो इसके लेंथ में क्या होता? डिक्रीज आता। तो अगर डिक्रीज आएगा तो वो होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। दूसरा जो हमारा दूसरा टाइप का स्ट्रेस होता है वो होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नॉर्मल स्ट्रेस में हम क्या कर रहे थे कि फोर्स को जो हम अप्लाई कर रहे थे वो नॉर्मल अप्लाई कर रहे थे। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? फोर्स को टेंजेंशियली अप्लाई करेंगे, यानी कि किसी एंगल पे अप्लाई करेंगे, हम उसे नॉर्मल अप्लाई नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है? देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, आप फोर्स को इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन इधर है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये तो फिक्स हो जाएगा सरफेस, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो इधर मुड़ जाएगा। तो एंगल पे ये थीटा एंगल पर मुड़ेगा, ठीक है। अगर ये थीटा एंगल पर मुड़ रहा है उस कंडीशन में इसके एंगल में चेंज आ रहा है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। When deforming force is tangential to the surface, then stress is called tangential stress, ठीक है। अब आप ध्यान से सोच लीजिए कि देखिए इसके अलावा आप किसी भी टाइप से किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स नहीं लगा सकते, ठीक है। और अगर आप फोर्स नहीं लगा सकते इसीलिए इतने प्रकार के ही स्ट्रेस होते हैं। या तो आप उसमें नॉर्मल फोर्स लगाएंगे या तो उसके टेंजेंशियल या किसी एंगल में फोर्स लगाएंगे, ठीक है। नॉर्मल फोर्स लगाएंगे तो दो टाइप से फोर्स लगा सकते हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव, यानी कि उसके लेंथ में इंक्रीज कर सकते हैं और उसके लेंथ में डिक्रीज कर सकते हैं बाय द पुल और पुश, ठीक है। और टेंजेंशियल शेयरिंग में क्या होता है? आप उसे एंगल में अप्लाई करेंगे और उसके एंगल को चेंज करेंगे, ठीक है। फोर्स भी एंगल पे अप्लाई होगा और चेंज जो होगा उसका शेप में वो भी एंगुलर चेंज आएगा। उस टाइप के चेंज को कहेंगे हम उस टाइप के स्ट्रेस को कहेंगे टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।